Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Mohammed Fazan Shah and I welcome you all to my channel. So this is another lecture in machine engineering and metrology lab. Before going towards the lecture, मैं एक acknowledgement देना चाह रहा हूँ इन सारे lectures के लिए जो मैं अभी तक upload कर चुका हूँ या मैं जो आगे करूँगा. The basic material for all of these lectures was developed by and provided by Group Captain Muzaffar Saab, who was one of my teachers at Age University. He was an assistant professor over there. So he taught me this course of machine engineering and metrology. It was named as Instrumentation and Measurement Systems at that time. So I would like to acknowledge his support for giving me these lectures so I can deliver it to you. So I would like to thank him once again. Now we will start the lecture formally. तो जो आज का हमारा टॉपिक है, it is basically due to it is errors during the measurement process. जो errors अक्सर होते हैं हमारे measurement process के अंदर वो है. अब errors आपको पता है कि measurement systems के अंदर जो होते हैं वो हम दो किस्म के होते हैं. एक तो error वो होते हैं जो कि जब आप कोई process कर रहे हैं measuring का, कोई error जो उस दौरान आपके सामने आ जाए, या एक error ऐसा होता है कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट पुराना होना शुरू हो जाए तो फिर उसके अंदर जो एरर है वो इंड्यूस हो जाए. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट पुराना होता जाता है उसकी कैलिब्रेशन में वैसे वैसे फर्क आना शुरू हो जाता है. तो नॉइज को या एक्सटर्नल जो वाइब्रेशंस हैं उनको कोप करने की उसकी कैपेसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है. ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें जो एरर है वो वहां पे आ जाता है. तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर पहला एरर से अब देखेंगे, द एरर दैट अराइजेस ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस. ठीक है, अब ये वाला जो एरर है दैट अराइजेस ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस, इसको आपने बड़े गौर से समझना है, क्योंकि वंस ऑल ऑफ दिस COVID-19 is over and we will go on to work on the practical systems inshallah very soon. तो आपको इस चीज का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए कि मेजरमेंट सिस्टम के अंदर एरर कैसे अकर करता है. ठीक. So it is extremely important in any measurement system to number one reduce errors to the minimum possible level. सबसे पहले तो जो एरर अकर हो रहा है उसको वो मिनिमम लेवल तक ले जाए. पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर ये है. दूसरी ये है कि then to quantify the maximum remaining error that may exist in any instrument output reading. जो बाकी एरर बच गया, पहला तो ये है कि एरर को उसने रिड्यूस करना है मिनिमम पॉसिबल लेवल तक. दूसरा ये कि जितना एरर आउटपुट में अभी भी आ रहा है उसको क्वांटिफाई करना है. ठीक है, क्वांटिफाई का मतलब ये है जिस तरह अब हमारे पास जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर निकालने के, ये सारी इस तरह के जो और मेथड्स हैं, इस मेथड्स के थ्रू तो हम करते हैं थ्योरेटिकल एरर को क्वांटिफाई. आपके सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो एरर रह गया है उसको वो क्वांटिफाई खुद कर सके. ठीक है. However, in many cases, there is a further complication. The final output from a measurement system is calculated by combining together two or more measurements of separate physical variables. अब असल में जो हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम्स हैं जिनकी हम बात करें, जिनके अंदर ये सेंसर्स लगे होते हैं या कन्वर्जन वेरिएबल्स लगे होते हैं, ये सारे अकेले अकेले नहीं लगे होते. दीज आर बेसिकली कंबाइंड इनटू अ कम्प्लेक्स असेंबली ऑफ सिस्टम्स. ठीक है, इन सारों को जोड़ के मुख्तलिफ फिजिकल वेरिएबल्स को हमने एक सिस्टम बनाया होता है. अब उस सिस्टम के अंदर से फाइनल वैल्यू के अंदर जो एरर आ रहा होता है उसको जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आया ये एरर मेरे सेंसर की वजह से है, आया ये एरर मेरे कन्वर्जन यूनिट की वजह से आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है. तो इसके लिए in this case special consideration must also be given to determining how the calculated error levels in each separate measurement should be combined together to give the best estimate of most likely error magnitude and in calculated output quantity.
In this case, special consideration must also be given to determining how the calculated errors levels in each separate instrument should be combined together to give the best estimate of the most likely error magnitude in the calculated output quantity. तो जब ऐसा कंडीशन आपके पास आ जाए कि जिसके अंदर आपके पास वेरियस फिजिकल वेरिएबल्स लगे हों, तो कोई ऐसा आपको मेथड उसके अंदर फिर डिफाइन करना पड़ता है कि जो आपको बेस्ट पॉसिबल एरर की वैल्यू बताए जो आपके सिस्टम के अंदर जो अकर हो रहा है कि ये किसकी वजह से हो रहा है. Even when systematic errors due to the above factors have been reduced or eliminated, some errors remains that are inherent in the manufacture of an instrument. These are quantified by the accuracy figure quoted in the published specification contained in the instrument data sheet. आपने अगर एरर को रिड्यूस भी कर लिया और मिनिमाइज भी कर लिया, जो आपको सिस्टमैटिक एरर अराइज हुआ है जिस तरह हमने डिटेल लास्ट स्लाइड में पढ़ी, उसका कतन ये मतलब नहीं है कि अब सिस्टम के अंदर कोई एरर बच नहीं है. आपके सिस्टम में अभी भी कोई ना कोई एरर होता है और लाजमी होता है. तो अब हम लोग करते क्या है, जब वो एरर अगर हो जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, व्हाट वी बेसिकली डू कि हम उसके साथ जो डाटा शीट आती है सिस्टम की, स्पेसिफिकेशन शीट आती है, हम उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर से देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास एक्यूरेसी की वैल्यूज दी हुई, प्रिसीजन की क्या क्या वैल्यूज दी हुई. ठीक है, तो इस तरह हम थोड़ा सा एरर को अपने कोप करने की कोशिश करते हैं. फिर इसके बाद रैंडम एरर्स आर perturbations of the measurement either side of the true value caused by the random and unpredictable effects such that positive errors and negative errors occur in approximately equal numbers for a series of measurements made by the same quantity. Such perturbations are mainly small, but large perturbations occurs from time to time, again unpredictable. रैंडम में अब सिस्टमैटिक एरर में आपके पास था कि आइदर साइड पे आपके पास वैल्यू आ सकती थी, लेकिन एक साइड पे आ सकती है, या सारी पॉजिटिव होती एरर की वैल्यू, सारी नेगेटिव होती. रैंडम एरर में क्या होता है, आपने रीडिंग ली, एक दफा रीडिंग ली पॉजिटिव आ गई, दूसरी दफा रीडिंग ली नेगेटिव आ गई, ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा को डेविएट नहीं कर रही आपकी रेफरेंस वैल्यू से, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, अगर तो वो स्मॉल वैल्यू है तब तक तो चले, आपका गुजारा चल जाएगा. इफ द वैल्यू इज वेरी लार्ज, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सिस्टम में हो जाता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है सिस्टम के साथ कोप करना. ठीक है, फिर आपके लिए उन एरर्स को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है. Random errors often arise when measurements are taken by human observation of an analog meter, especially where there is involves interpolation between the scale point. तो जहां पे ह्यूमन आ जाए तो उधर तो एरर का चांस वैसे ही बढ़ जाता है. ठीक है, कि मेरा देखने का जाविया और होगा, आप उसको और तरीके से देखेंगे, मैं उसको सामने से देख रहा हूँ, आपने उसको साइड एंगल से देखा थोड़ा सा, तो डेफिनेटली मेरी रीडिंग और आपकी रीडिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा. ठीक है, और ह्यूमन एरर में ज्यादातर मसला वहां आता है जब इंटरपोलेशन उसके अंदर अकर हो जाए, क्योंकि इंटरपोलेशन भी हमारे यहाँ कुछ ठीक नहीं कर पाते लोग. इलेक्ट्रिकल नॉइज कैन ऑल्सो भी सोर्स ऑफ रैंडम एरर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिकल नॉइज को भी हम रैंडम एरर की एक वजह करार दे सकते हैं. To a large extent, random errors can be overcome by taking same measurement of number of times and extracting a value by averaging or the other statistical techniques. Random errors को निकाल एलिमिनेट करने का यही तरीका है कि आप 5 से 6 दफा रीडिंग लें या मैक्सिमम टाइम नंबर अपनी रीडिंग लें, और उसके बाद उसका एवरेज लें, और जो एवरेज वैल्यू आए आप उसको अपनी एक्चुअल वैल्यू मानें. However, in quantification of the measurement value and statement of error bound remains a statistical quantity. ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा होगा सारा आपके पास कि जो आपके एरर की क्या वैल्यू है, एरर का क्या बाउंड है. Because of the nature of the random errors and the fact that the large contributions in the measured quantity occur from time to time, the best that we can do is to express measurements in probability terms. हम लोगों को चाहिए कि हम लोग probability में बात करें, एग्जैक्ट मैथमेटिकल फिगर ना दें. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग उसको कहेंगे जी ये 94% तक, 95% तक, 99% तक करेक्ट है, पर इसके अंदर एरर अगर 99% भी है तो एरर का एक बाउंड तो है ना, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, 100 पे भी जा सकता है और 98 के ऊपर भी आ सकता है. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करनी चाहिए. जहां पे भी हम एरर्स की बात करें, हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देनी चाहिए. ठीक है, तो अब हम सोर्सेस डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एरर की. So the systematic error in the output of
Many instruments are due to the factors inherent in the manufacture of the main instrument arising out of tolerances in the components of the instrument. They can also arise due to wear in instrument components over a period of time. In other cases, systematic errors are introduced either by the effect of environmental disturbances or through the disturbance of the measured system by the act of measurement. These various sources of systematic errors and ways in which the magnitude of the errors can be reduced are described below in the next slide. सिस्टमेटिक एरर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो आपको टॉलरेंस दी गई है सिस्टम, ठीक है, आपका सिस्टम अगर उससे बाहर रीडिंग दे रहा है या उस बाउंड के या उस बाउंड्री के बाहर रीडिंग दे रहा है, ठीक है, तो आपका सिस्टमेटिक एरर है। अब सिस्टमेटिक एरर मुख्तलिफ वजहों से हो सकता है कि आपका कोई सिस्टम उसके अंदर ख़राब हो गया है, आपका सेंसर ख़राब हो गया, आपकी इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर कोई वियर आ गया इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, या एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस आ गई, ये जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं डिटेल में। अब मजीद डिटेल के अंदर देखते हैं कि सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हैं एरर्स के। Disturbance of a measured system may be by the act of measurement is a common source of systematic error, ठीक है। डिस्टर्बेंस जो है मेजरमेंट सिस्टम की ये कॉमन है सोर्स सिस्टमेटिक एरर का। इफ वी वर टू स्टार्ट विद द बीकर ऑफ हॉट वाटर, अब अगर आपको एग्जांपल दें, हॉट वाटर एक बीकर के अंदर है, अब आपने उसका टेम्परेचर मेजर करना है थर्मामीटर से, ठीक है। अब जो आपका थर्मामीटर है वो सारी बात है रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा, बीकर आपका हॉट है, ठीक है। जब आप अपना थर्मामीटर रखेंगे पानी के अंदर, ठीक है, अब थर्मामीटर का टेम्परेचर कम है, पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मामीटर आपको टेम्परेचर की रीडिंग तो देगा, पर जो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम थर्मामीटर टू वाटर, आया कि वो बहुत स्मॉल होगी, उसका इफेक्ट आप शायद उसके अंदर ना देख सकें, आप उसको फील ना कर सकें वाटर के टेम्परेचर से फिजिकली, पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर पानी का कम होगा, ठीक है। अब ये जो कम हुआ है हल्का सा, बिल्कुल स्लाइड सा टेम्परेचर, it can be up to 0.005 degree Celsius, but this is the error. So the reduction in temperature in this case would be so small as to be undetectable by the limited measurement resolution of such a thermometer. The effect is finite. तो जो आप लोगों ने ख्याल रखना है इसके अंदर कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक डिस्टर्बेंस सिस्टम के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल थर्मामीटर डालने की वजह से हुई है। तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपकी रीडिंग के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा सा आएगा, आपको बेशक वो फील ना हो, पर आपका जो थर्मामीटर रीडिंग देगा उसके ऊपर इसका स्लाइड सा इफेक्ट होता है। इसी तरह एक एग्जांपल जो आपके पास ऑरिफिस प्लेट की है, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि आप लोगों की जो ऑरिफिस प्लेट होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि वो किसी पाइप के अंदर आप डालते हैं, ऑरिफिस प्लेट को रखते हैं, और उसके आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑरिफिस पॉइंट से पहले और ऑरिफिस पॉइंट जहाँ पे एंड होता है उसको थोड़ा सा बाद आप लोग प्रेशर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो प्रेशर लॉस हो रहा है, आप बेसिकली उसको देखेंगे कि प्रेशर जो आपने ऑरिफिस बीच में लगाया उसकी वजह से आपका प्रेशर के ऊपर क्या फर्क आ रहा है, ठीक है ना। A particular important example of this occurs with the orifice plate. This is placed into a fluid carrying pipe to measure the flow rate, which is a function of the pressure that is measured either side of the orifice plate, ठीक है। This measurement procedure causes a permanent pressure loss in the flowing fluid. The disturbance of the measurement system can often be very significant, ठीक है ना। ये जो आप ऑरिफिस प्लेट आपने लगाई है ये एक एक्सटर्नल सोर्स है जो कि वाटर के फ्लो को रोक रहा है, और अब इस ऑरिफिस प्लेट की वजह से आपका जो प्रेशर है वो लॉस हो जाता है और वो परमानेंटली लॉस होता है, ठीक है। तो ये भी आपका डेफिनेटली एक सिस्टमैटिक एरर का सोर्स है। Thus, a general rule, the process of measurement always disturbs the system being measured. The magnitude of the disturbance varies from one measurement system to the next and is affected particularly by the type of instrument used for measurement. Ways of minimizing disturbance of measured system is an important consideration in instrument design. However, an accurate understanding of the mechanisms of the system disturbance is a prerequisite for this, ठीक है। आप लोगों ने जब सिस्टम डिजाइन करना है
तो ये तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस चीज़ का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि आप लोगों का सिस्टम में अगर एरर आ जाए तो सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको अपने तौर पे कुछ ना कुछ मिनिमाइज कर सके। ठीक है, अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर आपके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है। अब ये थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर जो एरर अकर होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, आई होप सो यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम योर 2 courses and electric shop that you have done in workshop. तो मेजरमेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स बेसिकली कैसे होता है कि आपके पास लेट्स से अब यहाँ पे एक ये सर्किट है, ये जो बना हुआ है आप लोगों के पास, अब ये पूरा एक आपके पास सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, इसके अंदर ये एक वोल्टेज सोर्स है E1 और ये आपके पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं E1 E2, सही। और आप लोगों के पास 3 रेजिस्टर्स हैं पहली लूप के अंदर R1 R2 R3, दूसरे के अंदर 2 रेजिस्टेंस है R4 और R5, और A और B पॉइंट के ऊपर एक आपके पास वोल्टेज आउट की डिवाइस लगी हुई है जिसको आप लोगों ने E0 कह दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि R5 के अलोंग मेजर करना है, बेसिकली इस रजिस्टर के अलोंग आप लोगों ने वोल्ट मीटर लगाना है। ठीक है, और उससे आप लोगों ने वोल्टेज चेक करना है सिस्टम के या करंट करना है। अब ये जो आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली वोल्ट मीटर का एक इक्विवेलेंट इसके अंदर लगा हुआ है। अब इस वोल्ट मीटर के अंदर अपनी एक रेजिस्टेंस है RM, ठीक है, और अब इस ये जो RM है ये बेसिकली एक शंट रेजिस्टेंस का काम करेगी अक्रॉस R1। शंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से ये जो R5 की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, here RM acts as a shunt resistance across R5, decreasing the resistance between points AB and so disturbing the circuit. Therefore, the voltage EM measured by the meter is not the value of the voltage E naught that existed prior to the measurement. आप E naught के ऊपर अगर वैल्यू पहले देखें और वोल्ट मीटर लगाने के बाद देखें, ठीक है ना, इसको अगर आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके देखें क्या आती है और इसको फिर वोल्ट मेजर से जो आपने की है वो देखें, उसके अंदर वो सिस्टम सेम, वो वैल्यू सेम नहीं होगी, डेफिनेटली उसके अंदर एरर होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस है। जब ये शंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में आएगी इस वोल्टेज सोर्स के साथ तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपका जो मेन करंट है वो सारा इसके अक्रॉस आके ड्रॉ हो जाएगा और इधर से उस तरह पास नहीं करेगा और यहाँ पे वैल्यू जो आपके पास है वो कम आएगी। ठीक है, जो आपके पास जब आपके ये दोनों सर्किट्स कंबाइन होंगे, है ना, मैं ये चाह रहा हूँ जब ये कंबाइन होंगे क्योंकि RM आपके पास इसकी वैल्यू ज्यादा होगी डेफिनेटली, तो आपका जो मेन करंट है जब ये कंबाइन होगा, जब वो यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पे फ्लो करेगा और ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और इधर जो करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे कम आएगी। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है कि RM की वैल्यू ज्यादा है और R5 की कम है, तो आप जब वैल्यू यहाँ पे जो आपको वोल्टेज की मिलेगी वो डेफिनेटली आपकी वैल्यू थोड़ी होगी एज कम्पेयर टू कि जब आप उसको वोल्ट मीटर के बगैर मेजर करें। हमने कहा कि क्योंकि सिस्टम के अंदर काफी सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हम लोग थेवेनिन थ्योरम यूज करेंगे और उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, और वोल्टेज सोर्सेज भी 2 लगे हुए हैं तो हम उनको भी इक्विवेलेंट कर लेंगे और एक वोल्टेज सोर्स करेंगे, ठीक है, और एक रेजिस्टर करेंगे और एक आउटपुट वोल्टेज सोर्स है हमारे पास जो कि E नॉट है और हमारे पास ये है सारा आपके पास वोल्ट मीटर का है जो ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसको ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है। अब थोड़ा सा इसको अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि हमने इक्विवेलेंट बनाया कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास R2 R3 और R1 है। ठीक है, तो पहली लूप आपकी, आपने अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है C और D का, ठीक है, तो वो क्या है कि R2 R3 आपके पास बेसिकली पैरेलल में लगे हुए, ठीक है, और R2 R1 और R3 R1 आपके पास सीरीज में लगे हुए। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो दिस इज 1/R1 प्लस R2, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको कंबाइन कर दिया R3 के साथ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे तो पैरेलल में 1/RCD इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R1 प्लस R3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो RCD का इक्विवेलेंट अगर आप उसके LCM लें और उसको सॉल्व करें तो आपके पास जो RCD की वैल्यू बनती है वो ये है। मूविंग नाउ टू A एंड B, अब A और B के अंदर आपने वैल्यू देखनी है। द सर्किट टू द लेफ्ट consists of a pair of resistors that is in series basically and is
तो ये R3 और R4 बेसिकली सीरीज में, R4 और R5 सीरीज में। अगर मैं R3 और R4 को सीरीज में कंसिडर करूं तो ये R5 होगा, R5 के साथ पैरेलल में। पर आपको ये देखने के लिए ज़रूरी है कि ये जो R3 है ये बेसिकली RCD है। ये इस पॉइंट पे जो वैल्यू है मेरी, ये वाला, ये जो मेरा वैल्यू सर्किट मैंने इक्विवेलेंट बनाया पूरा, ये वाला, ये मेरे पास RCD है पूरा। तो RCD इज इन सीरीज विद R4, तो 1/RCD प्लस R4, और ये इसके साथ पैरेलल में है तो 1/R5 हो जाएगा। और RAB का जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो आपके पास बेसिकली ये आएगा। तो इक्विवेलेंट अब आपने यहाँ तक निकाल दिए, ठीक है। अब आपने ए और बी के अंदर इक्विवेलेंट सारा कंप्यूट करना है। तो RAB को आप अगर टोटल वैल्यूज अपनी सारी जो आपने RCD की वैल्यू ली है उसको पुट करके देखें तो आपके पास RAB की जो वैल्यू है वो बेसिकली ये आएगी। अब आपके पास सर्किट कंबाइन हो गया, डिफाइनिंग I as the current flowing in the circuit when the measuring instrument is connected to it, ठीक है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपको वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि RAB के अंदर आपके पास RM भी ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली आपकी शंट रेजिस्टेंस है RM, और आपके पास V इज इक्वल्स टू IR होता है बेसिकली। तो ओम्स लॉ से इसने इसको डिराइव किया, V इज इक्वल्स टू IR, और I की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे V/R। V आपके पास यहाँ पे E नॉट है, और R आपके पास RA है, B प्लस RM हो गया, ठीक है। और आपके पास अगर वोल्टेज मेजर आपने निकालना है, ये तो आपका जब आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो करंट आपके पास आ जाएगा, करंट की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे। और अगर आपने वोल्टेज मेजर निकालना है, EM की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप लोगों ने EM की वैल्यू आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू IR, मैंने आपको बताया। I की वैल्यू आपके पास क्या है, E नॉट RAB प्लस RM, ठीक है। तो V आपके पास यहाँ पे IEM हो जाएगा, RM आपकी शंट रेजिस्टेंस, और ये आपके पास E नॉट ओवर RAB प्लस RM, ये आपके पास I की वैल्यू, ठीक है। तो इससे आप लोग अपने करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। In the absence of the measuring instrument and its resistance RM, the voltage across AB would be the equivalent circuit voltage across the value of E naught। अगर आप लोगों ने वोल्ट मीटर नहीं लगा रखा, अगर वोल्ट मीटर नहीं है तो फिर उसके जब आप जो वोल्टेज होगा आपका सिस्टम का वही होगा जो E नॉट होगा आपके पास, ठीक है। The effect of the measurement is therefore to reduce the voltage across AB by the given ratio। तो आपका वोल्टेज किस रेशो से रिड्यूस होगा आपके सिस्टम के अंदर, EM ओवर E नॉट इज इक्वल्स टू RM ओवर RB प्लस RM। तो ये आपके पास बेसिकली रेशो है जिससे आपका करंट रिड्यूस होगा। इस पूरे सर्किट को कैसे रिड्यूस करते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, हर चीज, ये स्टेप्स जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसकी क्लियरिंग होनी चाहिए, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आपको ज़्यादातर एरर्स जो हैं वो इसकी वजह से आएंगे आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जहाँ पे भी रजिस्टर और वोल्ट मीटर वगैरह यूज़ करेंगे। और डेफिनेटली जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा एग्जाम में तो कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे दिए जाएंगे। In the absence of the measuring instrument and its resistance RM, the voltage across AB would be the equivalent circuit voltage source, the value E naught, और इफेक्ट आपके पास जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, EM over E naught is equals to RM over RB plus RM होगा। It is thus obvious that as RM gets larger, जिस तरह आपका RM बढ़ता जाएगा, ठीक है, the ratio EM of E naught gets closer to the unity, ठीक है। RM की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों की जो वैल्यू है इस रेशो की वो यूनिटी के करीब बढ़ती जाएगी, ठीक है, कि 1 के करीब करीब होती जाएगी, एज हाई एज पॉसिबल टू मिनिमाइज डिस्टर्बेंस ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। और नोट दैट वी डिड नॉट कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू हम इतनी कैलकुलेट नहीं कर रहे सिंस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्वांटिफाइंग द इफेक्ट ऑफ आरएम। ईएम ई नॉट की वैल्यू जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू से आप लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते अपने आरएम की वैल्यू को, ठीक है। आरएम का जो इफेक्ट है उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकेंगे।
तो ये एक एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब ये वही सर्किट है जो हमारे पास है, इसमें R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू दी हुई है आपको, और आपको ये जो शंट रेजिस्टेंस है RM, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द मेजरमेंट एरर कॉज्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपने निकालना है। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली योर असाइनमेंट नंबर 2, जो आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी है। आई विल अपलोड इट ऑन LMS ऑल्सो। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने मुझे अपने मिड टर्म एग्जाम्स के बाद सबमिट करानी है, एंड आई एम अगेन सेइंग इट कि यू विल हैव टू डू इट वेरी कीनली, वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि दिस इज गोइंग टू कवर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशंस, दिस टॉपिक ऑफ एरर्स स्पेशली। तो सिस्टम डिस्टर्बेंस ड्यू टू मेजरमेंट हमने पढ़ लिया, सिस्टम ड्यू टू एनवायरमेंटल इनपुट्स, वेयर इन इंस्ट्रूमेंट्स, कनेक्टिंग लीड्स, ये आपके टॉपिक्स हैं जो बुक आपके साथ जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर है, मजीद आप डिटेल्स इसके अंदर पढ़ सकते हैं। Reduction of systematic errors, simple faults within a system which such as bent meter needles and poor calibrating practices can usually be readily and cheaply rectified once they have been identified। ये आप लोग नीडल अगर आपकी खराब होगी आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप लोगों की तार अगर खराब है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू और एरर को क्वांटिफाई करने के लिए। हाउएवर अदर सोर्सेज रिक्वायर मोर डिटेल्ड एनालिसिस and treatment, various approaches to error reductions are considered below। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप एरर से बच सकते हैं कि केयरफुल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होना चाहिए, मेथड ऑफ अपोजिंग इनपुट्स होना चाहिए, हाई गेन फीडबैक होना चाहिए, कैलिब्रेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मैनुअल करेक्शन ऑफ आउटपुट रीडिंग आपके पास होनी चाहिए, आप लोगों के पास इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो कि आपके एरर को पढ़ सकें, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, the usual course of action is to assume midpoint environmental condition and specify the maximum measurement error as plus minus of percentage of the output reading to allow for the maximum expected deviation in environmental conditions away from this midpoint, ठीक है। तो आप एक midpoint define करें और अपने सिस्टम के जो एरर आए उसको आप कहें कि ये प्लस माइनस परसेंट में इस मिड पॉइंट से इतना डेविएट करता है, तो इस लिहाज से आप अपना जो एरर है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। और ये स्लाइड जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये जब हम टाइम के साथ साथ इनको देखते भी जाएंगे। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। I thank you for your time. If you have any questions, you are free to ask. Thank you so much and Allah Hafiz.